गर्मी का कहर चमनपुर गांव में कुछ ज्यादा ही छाया हुआ था। लोगों का चेहरा और उनकी आंखें गर्मी से लाल हो रही थी। इस औरत को कितनी बार मना किया है कि इतनी गर्मी में बाहर मार्केट में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मोहतरमा को ब्यूटी पार्लर जाना है। साहिल घर में अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था। तभी अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। साहिल ने दरवाजा खोला तो बाहर एक काली औरत खड़ी थी। अरे खुशी, तुम तो ब्यूटी पार्लर गई थी ना, तो फिर गोरी की जगह काली होकर कैसे आ गई? अब क्या बताऊं मैं आपको, बाहर इतनी गर्मी है कि पार्लर से निकलते ही सारा मेकअप काला हो गया। और उस ब्यूटी पार्लर की यहाँ इतनी गर्मी थी कि पूछो मत। एसी भी नहीं लग पाई कम वक्तों ने, और तो और पंखा भी खराब था। आज के बाद हम औरतों ने फैसला किया है कि हम उस ब्यूटी पार्लर में कभी नहीं जाएंगी। खुशी की तरह बाकी औरतें भी गुस्सा थी। वो अमृता, प्रीता और रिया की ब्यूटी पार्लर से बाहर आकर गुस्से से चिल्ला रही थी। अरे इन लड़कियों का ब्यूटी पार्लर यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। ना तो इनके पार्लर में एसी लगा हुआ है और ना ही पंखा। इतनी गर्मी में हम सब लोग तो परेशान हो गए हैं। लेकिन इन्हें ये पता नहीं था कि ये सब सामने वाले ब्यूटी पार्लर की मालकिन रीना की चालसाजी थी। उसने पिछली रात को अमृता के ब्यूटी पार्लर का पंखा खराब करवा दिया था। ये औरतें जब चिल्ला रही थी तो रीना भी वहाँ पर आ गई और ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। उन तीनों बहनों की वजह से मेरा पार्लर नहीं चल रहा था। पहले तो मैं इन औरतों को कितना लूट लेती थी, लेकिन इन तीनों ने आकर मेरा मार्केट ही खराब कर दिया। अब इन तीनों बहनों को मैं तबाह कर दूंगी, तबाह। फिर रीना उन सभी औरतों के पास आ गई। अरे आप लोग रुक जाइए, मैंने तो आप लोगों से कितनी बार कहा कि आप लोग मेरे पार्लर में आइए, लेकिन शायद उन तीनों बहनों का काम आपको ज्यादा ही अच्छा लगता था। आज देख लिया ना, सारी औरतें काली कलूटी हो गई हैं इस गांव की। आप सब लोग मेरे पार्लर में चलिए, मेरे पार्लर में एसी लगा हुआ है। क्या तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में एसी लगा हुआ है? लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम्हारा काम सही होगा? पूरे गांव की औरतों का चेहरा काला हो चुका है। ये सब कुछ इस चिलचिलाती हुई गर्मी की वजह से हुआ है। आप सभी के लिए पहला मेकअप मेरी तरफ से फ्री है। और अगर हमारे पार्लर में आपको मजा न आए और आप दोबारा से गोरी न हो गई, तो आप सब मुझे पैसे मत देना और मुझे जूते से मारना, ओके? इतना सुनते ही उन औरतों के अंदर का गुस्सा थोड़ा कम हो गया और सभी औरतें रीना के ब्यूटी पार्लर में चली गयीं। रीना ने उधार लेकर एसी खरीदा हुआ था ताकि वो उन औरतों को अपने ब्यूटी पार्लर में ला सके। उसके पार्लर में जाते ही सभी को बहुत सुकून मिला क्योंकि अंदर एसी लगा हुआ था। अरे यहाँ तो बड़ा ही सुकून है बहनों। इतनी गर्मी में यहाँ तो कश्मीर जैसा माहौल लग रहा है। चलो रीना, हम सभी का मेकअप करना शुरू करो। रीना और उसके यहाँ पर काम करने वाली सभी लड़कियों ने मिलकर उन सभी औरतों का मेकअप किया। कुछ ही दिनों बाद उन सभी औरतों का काला रंग मिट गया और दोबारा से सब लोग गोरी हो गयी। अरे ये तो चमत्कार हो गया। हमारा रंग काला इस गर्मी की वजह से हुआ था, लेकिन रीना की ब्यूटी पार्लर में एसी लगा हुआ था। इसी वजह से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया। आज के बाद से हम उस अमृता, प्रीता और रिया की ब्यूटी पार्लर भी कभी भी नहीं जाएंगी। अब उस गांव की सभी औरतें रीना के ब्यूटी पार्लर में ही जाने लगी। अमृता, प्रीता और रिया के ब्यूटी पार्लर में उन लोगों ने जाना बंद कर दिया। वो तीनों बहनें बिन माँ बाप की थी। अब उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचा था क्योंकि कमाने का सिर्फ एक जरिया था और वो भी चला गया। हमारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग एसी लगवा सके। वो चुड़ैल काम भी अच्छा नहीं करती है। सिर्फ एसी की वजह से सारी औरतें उसके पार्लर में जाने लगी हैं।
आप परेशान मत हो दीदी, ऊपर वाला कुछ न कुछ उपाय जरूर निकालेगा। ऐसे ही दिन बीतते रहे। उन तीनों बहनों के पास जितना पैसा था सब खाने पीने में ही खर्च हो गया। अब वो भीख मांगने पर मजबूर हो गयी। अमृता का पार्लर और घर किराए पर लिया हुआ था। किराया न देने के कारण मकान मालिक आकर तीनों बहनों को धमकाने लगा। तुम लोग मेरी दुकान और घर खाली कर दो। 2 महीने से तुम लोगों ने किराया नहीं दिया। निकल जाओ यहाँ से तुम तीनों। तीनों बहनें मालिक के सामने गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन उसने एक नहीं सुनी। तीनों बहनों को घर और पार्लर दोनों ही खाली करना पड़ा। रात में गांव के बाहर किसी खेत में वो तीनों रात बिताने लगी और ऊपर वाले से प्रार्थना करते करते भूखे पेट सो गयी। हे ऊपर वाले, सुना है आप बड़े बड़े चमत्कार करते हो। हम तीनों बहनों पर आपको तरस नहीं आ रहा क्या? बहुत मुश्किल से मेहनत करके ब्यूटी पार्लर का बिजनेस खड़ा किया था, लेकिन गर्मी की वजह से सब कुछ खराब हो गया। कुछ कीजिए भगवान, हमें बचाइए। भगवान पर उन्हें पूरा भरोसा था। सुबह उठकर वो तालाब में पानी पीने के लिए चली गयी। पास में ही एक तालाब था और तालाब के पास जाते ही उन्होंने देखा कि तालाब में बर्फ की सिल्लियाँ तैर रही थी। ये देखकर वो तीनों चौंक गयी। अरे ये क्या? इस कड़कड़ाती गर्मी में तालाब में बर्फ की सिल्लियाँ कहाँ से आई? ये ऊपर वाले ने दिया है हमें रिया, ये तो कमाल ही हो गया। तभी रिया के दिमाग में एक आइडिया आया। दीदी, ऊपर वाले ने हमें बर्फ दी है, हम इसका कोई न कोई इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना काम एक बार फिर से शुरू कर सकते हैं। रिया, तेरे कहने का क्या मतलब है? क्या अब हम लोग बर्फ का गोला बनाकर बेचेंगे? नहीं दीदी, मैंने बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में पढ़ा है जहाँ पर लोग बर्फ के घर बनाकर रहते हैं। तो क्या हम बर्फ का घर नहीं बना सकते? एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अब उन तीनों बहनों के पास दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था, इसलिए रिया की बात मानकर तीनों बहनों ने खूब मेहनत की और एक सड़क के किनारे बर्फ का एक बहुत ही खूबसूरत सा घर बना लिया। क्या बात है रिया, तेरा आइडिया तो कमाल का निकला। इस घर के अंदर तो पूरा कश्मीर वाला माहौल है। अब इसी घर के अंदर हम लोग अपना ब्यूटी पार्लर एक बार फिर से शुरू करते हैं। तीनों बहनों ने बैग से सारा ब्यूटी पार्लर का सामान बाहर निकाला और एक बहुत ही खूबसूरत ब्यूटी पार्लर बना लिया। अगले दिन दोपहर में कुछ औरतें वहाँ से गुजर रही थीं। अरे खुशी, ये देख, बर्फ का ब्यूटी पार्लर। जैसा इस ब्यूटी पार्लर का नाम है वैसा ही ये बना हुआ भी है। पूरा बर्फ का बना है। चल इसके अंदर चलकर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। सभी औरतें बर्फ ब्यूटी पार्लर के अंदर चली गयी। वहाँ उन्होंने देखा कि वही तीनों बहनें वहाँ पर मौजूद थीं। अरे अमृता, प्रीता, रिया, ये तो कमाल कर दिया तुम लोगों ने। यहाँ तो उस रीना के ब्यूटी पार्लर से भी ज्यादा ठंडक मिल रही है। यहाँ तो हम पहले से और भी ज्यादा गोरी हो जाएंगी। ये सब ऊपर वाले का चमत्कार है चाची। आइए हमें आपकी सेवा करने दीजिए। एक के बाद एक औरतें बर्फ के ब्यूटी पार्लर में आने लगी और वो तीनों बहनें माला माल हो गयी। आसपास के गांव की औरतें भी वहाँ आने लगी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी बाहर। इस तरह उन तीनों बहनों ने पैसा कमाकर एक नया खुद का घर ले लिया और रीना का ब्यूटी पार्लर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। इसलिए दोस्तों, किसी को भी नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा नहीं सोचना चाहिए। उससे अपना ही नुकसान होता है क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है। जहाँ टीना मॉडर्न थी तो वहीं उसके ससुराल वाले सीधे साधे साधारण से थे। टीना को नए नए डिजाइन के कपड़े पहनने का बहुत शौक था। जब भी वो सुनती कि मार्केट में कोई नए कपड़े आए हैं तो वो फौरन खरीद लाती और उन कपड़ों को पहन लेती। गर्मियाँ शुरू हुई तो टीना ने गर्मी के कपड़ों की शॉपिंग करनी शुरू कर दी और वो रोजाना ही तरह तरह के कपड़े कभी ऑनलाइन तो कभी ऑफलाइन खरीदने लगी। एक दिन टीना अपने लिए कुछ नए कपड़े तलाश कर रही थी क्योंकि उसे रिश्तेदार में शादी में जाना था। शादी दिन की थी, इसलिए टीना गर्मी के लिए बहुत परेशान थी।
क्या बात है टीना, तुमने अभी तक शादी में जाने की तैयारी नहीं की। मैं सोच रही थी तुम वो रानी कलर वाली साड़ी पहन लेती। माँ जी, मैं ये साड़ी वाड़ी कुछ नहीं पहनने वाली। मैं अपने लिए कोई अलग से ड्रेस मंगवाऊंगी। देखती हूँ गर्मियों के लिए क्या न्यू कलेक्शन है। ऑफलाइन तो मुझे कुछ पसंद नहीं आया, अब देखती हूँ ऑनलाइन ही कुछ मंगवा लूँ। पता नहीं तुम भी क्या क्या मंगवाती रहती हो। इतने कपड़े पड़े हैं तुम्हारे पास, जिनमें से शायद तुमने एक कपड़े को दूसरी बार पहना भी नहीं है। अब फिर नए कपड़े खरीदने के बारे में सोच रही हो। कितनी अलमारियाँ भरी हुई है तुम्हारी। 2 साल हो गए तुम्हारी शादी को हुए, और इन 2 सालों में तुमने कितने फालतू कपड़े खरीदे हैं। माँ, टीना को जितना मर्जी उतना कह लो, वो अपने मन की ही करती है। जो पहनना होगा पहन लेगी। टीना कमरे में चली जाती है, तभी उसकी सहेली का फोन आ जाता है, जो उसे एक नई शॉपिंग साइट के बारे में बताती है, जहाँ पर बर्फ के कपड़े मिल रहे थे। ये सुनकर टीना बहुत खुश होती है। हाँ टीना, मैंने सुना है उस शॉपिंग साइट पर बर्फ के कपड़े मिलते हैं। तेरे लिए बहुत सही रहेगा। तू बता रही थी ना कि दिन की शादी है, तो गर्मी में तो सचमुच ठंडा ठंडा एहसास होगा। हाँ, तू बिल्कुल ठीक कह रही है रानी। मैं आज ही बर्फ के कपड़े ऑर्डर कर देती हूँ। शादी तो अगले हफ्ते है, 1-2 दिन में आ ही जाएंगे। अपनी सहेली के कहने पर टीना उस शॉपिंग साइट से एक बर्फ की साड़ी मंगवा लेती है। बर्फ की वो साड़ी एक बड़े से आइस बॉक्स में पैक होकर आई थी। टीना बर्फ की साड़ी देखकर बहुत खुश होती है, पर टीना ने उन बर्फ के कपड़ों के बारे में ना ही इंस्ट्रक्शन साइट पर पढ़े थे और ना ही बॉक्स पर। उसे तो बस बर्फ के कपड़े ही दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। अरे ये क्या है टीना, ये कैसे कपड़े हैं? माँ जी, ये बर्फ की साड़ी है। मैंने स्पेशल वेडिंग में पहनने के लिए मंगवाई है। अब मुझे दिन में शादी के समय गर्मी नहीं लगेगी। मुझे तो ठंडा ठंडा कूल कूल एहसास होगा। आज सब गर्मी में इतने चमकदार रंग वाले कपड़े पहनोगे तो देखना पसीने छूट जाएंगे। पर मैं इस बर्फ की साड़ी को पहनकर बहुत रिलैक्स फील करूँगी। और अगर इन पर लगी बर्फ धूप में पिघल गई तो? नहीं माँ जी, ये बर्फ पूरे 12 घंटे तक नहीं पिघलती। मैंने लोगों के रिव्यू पढ़े थे, काफी लोगों ने मंगवाई है। 2 दिन तक बर्फ ऐसी की ऐसी ही रहेगी। कितनी सुंदर ड्रेस है। मैं तो बिल्कुल अलग दिखने वाली हूँ इसे पहनकर। अभी इसे बॉक्स में रख देती हूँ, कल निकालूंगी शादी में पहनने के लिए। अगले दिन शादी थी। टीना ने बर्फ की बनी हुई साड़ी पहनी और तैयार हो गई। टीना, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है। अगर जरा से भी बर्फ पिघल गई तो वहाँ सब लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। वही तो मैं इसे समझा रही हूँ कि एक अच्छी सी साड़ी पहन ले, पर इसे तो यही साड़ी पहननी है। माँ जी, मैं आजकल की मॉडर्न लड़की हूँ, मैं ऐसे साड़ी सूट नहीं पहन सकती, इसीलिए मैंने अपने लिए ये वाली साड़ी मंगवाई है। अरे ऐसा भी क्या मॉडर्न होना, बताओ तो। बर्फ की साड़ी पहनकर शादी में जाएगी, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। टीना अपनी सास और पति के साथ शादी में पहुंचती है। दिन की शादी थी तो गर्मी और धूप भी बहुत ज्यादा थी, पर टीना ने तो बर्फ की साड़ी पहनी थी तो उसे गर्मी लग ही नहीं रही थी। शादी में आए लोग उसे बर्फ की साड़ी पहने देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी वो बर्फ की साड़ी कभी नहीं देखी थी। अरे वाह टीना भाभी, आपकी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। इन पर तो बर्फ लगी है, ये तो बिल्कुल अलग है। वैसे आपके बारे में जितना सुना था कि आप बहुत मॉडर्न हो, आज देख भी लिया। मैंने भी यही सुना है, टीना बहुत मॉडर्न कपड़े पहनती है, और आज तो तुम्हारी साड़ी सबसे अलग लग रही है टीना। वैसे कौन सी साइट से मंगवाई है, मुझे भी बताना। मेरे कजन भाई की मैरिज है, वो भी दिन की है। मैं सोच रही हूँ बर्फ की कोई ड्रेस जो मुझ पर अच्छी लगे मैं भी मंगवा लूँ। जी आंटी जी, जरूर, मैं आपको साइट का लिंक भेज दूंगी। टीना सबके साथ बातें कर रही थी और खूब एंजॉय कर रही थी। दिन की शादी थी, ओपन एरिया था तो धूप भी बहुत बढ़ रही थी। सबका गर्मी और पसीने से बुरा हाल हो रहा था। दूल्हा दुल्हन मंडप पर बैठे तो टीना अपनी सास और पति के साथ खाना खाने के लिए चली गई।
अरे रात की शादी रखते दिन की शादी में कितनी गर्मी लग रही है। ओह पसीने आ रहे हैं। आप रुकिए माँ, मैं सामने से आपके लिए फ्रूट चाट और जूस लेकर आता हूँ। देखा, मैंने सही किया ना माँ जी। मैंने ये बर्फ की साड़ी पहनी है तो मुझे तो गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है और मैं तो आराम से शादी एंजॉय कर रही हूँ। अरे क्या शादी एंजॉय कर रही हो बहू? वो देखो तुम्हारी साड़ी की सारी बर्फ पिघल रही है, नीचे की सारी साड़ी से बर्फ हट चुकी है। वो देखो सामने टीना भाभी की साड़ी की सारी बर्फ ही पिघल गई। अच्छा है ना, पूरी शादी में बहुत इतरा रही थी कि बर्फ की साड़ी पहनी है। अब तो ऐसा लग रहा है टीना भाभी ने बर्फ की नहीं बल्कि पानी की साड़ी पहनी है। सब लोग टीना के कपड़ों की बहुत हंसी उड़ा रहे थे क्योंकि टीना की साड़ी के ऊपर से सारी बर्फ पिघल चुकी थी और उसकी साड़ी बहुत भद्दी सी लग रही थी। और बनो मॉडर्न, मंगाओ ऐसे अजीब से कपड़े। देखा शादी में कितना मजाक बन गया तुम्हारा। मना भी किया था इस तरह के कपड़े मत पहनो, पर तुम हो कि मेरी कभी सुनती ही नहीं हो। आई एम सॉरी माँ जी, अब मैं क्या करूँ, सब लोग मुझे ही देख रहे हैं। मुझसे अब यहाँ नहीं रुका जाएगा, हम घर चलते हैं ना। हाँ ठीक है, वैसे भी यहाँ खड़े होकर और मजाक नहीं बनवाना। चलो घर ही चलते हैं। टीना की वजह से उसकी सास को रिश्तेदारी की खास शादी बीच में छोड़कर आनी पड़ी। टीना ने घर जाकर कस्टमर केयर पर कॉल किया और उन्हें साड़ी खराब होने की शिकायत की, पर गलती टीना की खुद की थी। उसने साड़ी के लिए लिखे गए इंस्ट्रक्शन पढ़े ही नहीं थे। उसने बाद में पढ़ा कि बर्फ के कपड़े पहनकर धूप में नहीं जाना। कपड़े सिर्फ गर्मी दूर करने के लिए थे, धूप में पहनने के नहीं। टीना की इस महंगी साड़ी के कपड़े रिटर्न नहीं होते। महंगी साड़ी के पैसे भी गए और मूड भी खराब हुआ। पर टीना को ये भी समझ आ गया कि इतना भी मॉडर्न बनना अच्छा नहीं कि हम कुछ भी मंगवा कर कुछ भी पहन ले। हमेशा सोच समझकर शॉपिंग करनी चाहिए। ये बात उसे उस दिन समझ आ गई। बर्फीपुर नाम के एक गांव में जगदीश अपनी पत्नी गौरी और माँ दुलारी देवी के साथ रहता था। जगदीश और उसकी माँ दुलारी देवी बहुत ही पुराने सोच विचार वाले होते हैं। उन्हें अपने घर में लड़की नहीं बल्कि लड़का चाहिए था जो उनके वंश को आगे बढ़ा सके। इसलिए गौरी जब गर्भवती हुई तो वो दोनों घर में पूजा पाठ करवाने लगे। हे ऊपर वाले, मुझे बस इस घर का वारिस दे दो, मुझे तुमसे और कुछ भी नहीं चाहिए। इस तरह पूरे 9 महीने बीत गए। फिर वो गौरी को लेकर एक नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में चले गए, जहां उसने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसे देखकर गौरी की सास गुस्से से लाल हो गई। लेकिन उसने हॉस्पिटल में गौरी से कुछ भी नहीं कहा, बस मुंह फुलाकर खड़ी रही। फिर कुछ देर के बाद वो सभी लोग घर वापस आ गए। अरे माँ जी, देखिए तो मेरी गुड़िया कितनी प्यारी है, बिल्कुल एक परी की तरह। ये सुनकर दुलारी देवी आग बबूला हो जाती है। मुझे घर में लड़की नहीं, हमारे घर का वारिस चाहिए था। ये लड़की हमारे साथ नहीं रह सकती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? बेटी है तो क्या हुआ, आखिर आप भी तो किसी की बेटी ही है ना। गौरी की ऐसी बातें सुनकर दुलारी देवी और जगदीश का खून खौल उठता है। फिर दुलारी देवी उस बच्ची को गौरी से छीन लेती है। दुलारी देवी के पास आते ही वो बच्ची जोर जोर से रोने लगती है। नहीं माँ जी, आप मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। पर जगदीश और उसकी सास दुलारी देवी उसकी एक भी नहीं सुनते और गौरी को वही कमरे में बंद कर देती हैं, जिस वजह से गौरी जोर जोर से रोने लगती है। बाहर बर्फबारी होने की वजह से बहुत ठंड थी। सभी लोग आपस में बर्फ के गोले से खेल रहे थे, लेकिन फिर भी उन माँ बेटे को उस मासूम सी बच्ची पर जरा भी रहम नहीं आता।
और वो एक बर्फ से घिरे जंगल में उस बच्ची को एक पेड़ के नीचे रख देते हैं। वो बच्ची बेचारी इतनी ठंड और भूख से और ज्यादा रोने लगी, लेकिन उसके पिता और दादी को उस पर जरा भी तरस नहीं आया। अरे मनहूस, चुप कर तू। तुझे क्या लगता है कि मैं तुझे अपनी पोती बनाऊंगी? कभी नहीं। मुझे पोती नहीं पोता चाहिए था। पता नहीं तू कहाँ से आ गई, अब यहीं पड़ी रहे ठंड में। इतना बोलकर बेरहम दुलारी देवी और जगदीश उसे बर्फ में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। वो छोटी सी बच्ची बहुत देर तक वहीं पर रोती रहती है, लेकिन इतनी बर्फबारी होने की वजह से वो छोटी सी बच्ची वहीं बर्फ में ही दब जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ से एक कमला नाम की औरत गुजरती है कि तभी उसे वहाँ पर एक छोटे बच्चे का हाथ दिखाई देता है। अरे ये किसका हाथ है? ये हाथ तो किसी छोटे बच्चे का लग रहा है। जरा बर्फ हटाकर देखती हूँ। उसके बाद कमला वहाँ से बर्फ हटाने लगती है। तभी उसे वो छोटी सी बच्ची वहाँ पर रोती हुई दिखाई देती है। अरे इस प्यारी सी मासूम बच्ची को बर्फ में किसने दबा रखा है? देखो तो कैसे जम गई है बेचारी। लेकिन क्या करूँ, मैं भी तो इसे अपने साथ नहीं ले जा सकती। मेरी तो खुद ही 3 बेटियां हैं। अरे माफ करो प्यारी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। शायद कोई और तुम्हारी मदद करे। इतना बोलकर कमला भी उदास मन से वहाँ से चली जाती है और वो बच्ची फिर से अकेली रह जाती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और उस बेचारी अनाथ बच्ची का रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तभी परी लोग से 4 परियां उस गांव में घूमने के लिए आती हैं और वो भी मौसम के मजे ले रही थी। जिस मौसम को वो लोग एंजॉय कर रही थी, वही मौसम किसी की मौत का कारण बन रहा था। बर्फबारी के मजे लेते हुए एक परी को अचानक से वो अनाथ बच्ची मिल जाती है। अरे देखो, यहाँ पर एक मासूम सी बच्ची मिली है। देखो ठंड में कैसे बेचारी कांप रही है। हमें इसकी मदद करनी चाहिए। इसे जल्दी से हमें गर्म जगह पर लेकर जाना चाहिए, जहाँ पर आग जल रही हो। कितनी प्यारी बच्ची है, भला इसे यहाँ पर कौन छोड़ गया है? कितना बेरहम है वो। फिर वो 4 परियां अपनी जादुई शक्ति से उस बच्ची और उसके परिवार के बारे में सब कुछ जान लेती हैं। ये देखकर उन 4 परियों को उन पर बहुत गुस्सा आता है। इस मासूम सी बच्ची पर उन लोगों को जरा सी भी दया नहीं आई। कितने बेरहम लोग हैं। उन्हें इसकी सजा एक न एक दिन जरूर मिलेगी। फिर वो 4 परियां उस बच्ची को गोद में उठाकर जंगल में एक खाली जगह पर उसे ले गयी और अपने जादू से वहाँ पर एक सुंदर सा घर प्रकट कर दिया। फिर वो 4 परियां उस बच्ची को घर के अंदर ले जाकर उसे आग से गर्माहट पहुँचाती है और उसे दूध भी पिलाती है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा भूखी थी। फिर दूध पीकर वो बच्ची आराम से सो जाती है। इस तरह वो 4 परियां वहीं रहने लगती हैं और उस बच्ची की माँ बनकर उसे पालने लगती हैं। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं और अब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हो जाती है। उसकी 4 परी माँ ने उसका नाम संजना रखा। संजना पूरे दिन अपनी 4 परी माँ के साथ खेला करती थी। 4 परियां संजना से बहुत प्यार करती थी और संजना भी अपनी 4 परी माँ से बहुत प्यार करती थी। वहीं दूसरी ओर संजना को जंगल में छोड़ने के बाद जगदीश की पत्नी गौरी फिर से गर्भवती हो गई, लेकिन अभी भी गौरी को अपनी बेटी की याद सताती थी। और फिर कुछ महीनों के बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया, जिसे देखकर उसका पति और सास दोनों बहुत खुश हुए और लड़के का नाम रखा राजीव। बचपन से ही गौरी की सास अपने पोते को पलकों पर बिठा कर रखती है और उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करती है। ज्यादा लाड प्यार से राजीव बिगड़ने लगता है। ऐसे ही समय बीतता गया
और अब चारों परियों की एक बेटी संजना बड़ी होकर बहुत ही सुंदर परी जैसी हो जाती है। मेरी प्यारी परी माओ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ। मेरे पास आप चारों जैसी जादुई शक्तियाँ क्यों नहीं है और मेरे पंख भी नहीं है? बताओ ना माँ, ऐसा क्यों है? बेटी, जब सही समय आएगा तब हम तुम्हें सब कुछ बता देंगे। अच्छा ठीक है माँ, क्या अब मैं जंगल में घूम सकती हूँ? अब तो मैं बड़ी हो चुकी हूँ ना, वैसे भी मैं घर में बहुत बोर होती हूँ। अच्छा मेरी प्यारी बच्ची, अब तुम जंगल में कहीं पर भी घूम सकती हो। जाओ, हम तुम्हें अब नहीं रोकेंगे। चारों परी माँ की इजाजत मिलने के बाद संजना खुशी खुशी जंगल में घूमने निकल गई। वहीं दूसरी तरफ राजीव ज्यादा लाड से आज एक बहुत ही जिद्दी और बदतमीज लड़का बन गया था। ये कैसा बेस्वाद सा खाना बनाया है? क्या मेरी पसंद का खाना भी नहीं बन सकता इस घर में? अरे बिल्कुल बनेगा मेरे राजा बेटा, बता तुझे क्या खाना है? मैं अभी तेरी माँ को बनाने के लिए बोलती हूँ। नहीं दादी, अब मुझे कुछ भी नहीं खाना। आप मुझे कुछ पैसे ही दे दो, मैं बाहर से ही जाकर कुछ खा लूँगा। अच्छा बेटा रुक जा, मैं अभी देती हूँ। राजीव की दादी अपने पोते के प्यार में उसे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन धीरे धीरे ये काम अब हर रोज होने लगा। ऐसे ही एक दिन राजीव धोखे से अपनी दादी से कॉलेज के एडमिशन पेपर की बात बोलकर घर की जायदाद पर उनका अंगूठा लगवा लेता है और घर अपने नाम करवा लेता है, जिसके बाद वो अपने माता पिता समेत दादी को भी धक्के मारकर घर से निकाल देता है। घर से निकलने के बाद वो तीनों गांव में यहाँ वहाँ भटकने लगते हैं। इधर एक दिन संजना अपनी चारों परी माँ से बोली, प्यारी माओ, आपने मुझे अकेले जंगल में घूमने की इजाजत तो दे दी, अब मुझे गांव में भी घूमने की इजाजत दे दो ना। एक बार मुझे वहाँ जाकर देखना है कि गांव कैसा दिखता है और वहाँ पर लोग किस तरह रहते हैं। नहीं, तुम वहाँ नहीं जा सकती, वहाँ अच्छे लोग नहीं रहते। वो सब लोग जंगल में रहने वाले जंगली जानवरों से भी खतरनाक हैं। अपनी माँ की ये बात सुनकर संजना कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में जाकर कुछ किताबें पढ़ने लगती है। लेकिन वो अपनी चारों परी माँ की बातों को अनसुना कर शाम के समय जंगल घूमने के बहाने गांव की तरफ चली गई। तभी रास्ते में उसे जगदीश अपनी पत्नी और बूढ़ी माँ के साथ सड़क किनारे बैठे हुए दिखाई दिए। तभी संजना उनके पास गई और बोली, अरे आप सब यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आपका घर कहाँ है? बेटी, हमारा घर तो यही है, पर हमारे बेटे ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? ये सब तो हमारे कर्मों का फल होता है। चलिए कोई बात नहीं, आप सब मेरे साथ मेरे घर चलिए, रात होने वाली है। मेरी चारों माओं का घर बहुत बड़ा है, आप सब वहाँ चलकर रह सकते हैं जब तक आपको कोई दूसरा ठिकाना नहीं मिल जाता। फिर वो तीनों संजना की बात मानकर उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए और उसके पीछे पीछे चलने लगे। कुछ देर बाद वो उनको लेकर जंगल की तरफ बढ़ने लगी। जंगल का रास्ता देखकर जगदीश घबरा गया। अरे ये तो जंगल का रास्ता है, तुम्हारा घर कहाँ पर है? जंगल के अंदर ही तो मेरा घर है। भला जंगल के अंदर किसका घर होता है? कहीं ये कोई भूतनी या चुड़ैल तो नहीं? अरे नहीं नहीं अम्मा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। देखो मेरे पैर भी सीधे हैं। दरअसल मेरी माँ को प्रकृति से बहुत प्यार है, इसलिए हमारा घर जंगल के अंदर है। आइए आइए मेरे साथ चलिए, डरिए मत। संजना की बात मानकर वो तीनों उसके साथ आगे बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो लोग जंगल के बीच बने उस सुंदर से घर में पहुंच गए। जैसे ही चारों परियों ने उनको देखा तो वो गुस्से से बोली, ये सब लोग हमारे घर पर क्या कर रहे हैं? माँ, इन्हें यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ। इनके बेटे ने इन्हें घर से बाहर निकाल दिया है।
ये तो कर्म है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाते हैं। जैसा तुम लोगों ने किया, आज वही तुम्हें भुगतना पड़ रहा है। माँ, क्या आप इन लोगों को पहले से जानती हैं? हाँ बेटी, हम इन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। पर हम तो तुम लोगों को नहीं जानते। आज से 20 साल पहले एक नन्ही सी बच्ची को तुम निर्दयी लोग इसी जंगल में बर्फबारी में छोड़ गए थे। कुछ याद आया तुम दोनों को? अरे पर तुम्हें ये सब कैसे पता है? बेटी संजना, हम नहीं चाहते थे कि तुम्हें ये सच्चाई इस तरह पता चले, पर हम जिस बच्ची की बात कर रहे हैं वो तुम ही हो हमारी प्यारी बेटी। इसलिए तुम्हारे अंदर हमारी जैसी जादुई शक्तियाँ नहीं है। तुम हमारी बेटी नहीं हो, लेकिन जिस दिन से तुम हमें मिली हो, हमने तुम्हें अपनी बेटी से भी बढ़कर प्यार किया है। चारों परी की ये बात सुनकर संजना और जगदीश का परिवार भी हैरान रह गया। तभी गौरी बोली, मेरी बेटी जिंदा है। मैं इतने सालों तक अपने आप को कोसती रही कि मैं अपनी बच्ची को बचा नहीं पाई, लेकिन आज अपनी बच्ची को सही सलामत देखकर मेरे दिल को सुकून मिल गया है। तुम लोगों को उस दिन मासूम बच्ची को इतनी बर्फबारी में इस भयानक जंगल में छोड़ते हुए जरा भी दया नहीं आई। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए और हम तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगे। लेकिन तभी संजना बोली, नहीं मेरी प्यारी माओ, आप सभी लोग ही मेरा परिवार हो। भले ही इन्होंने मुझे पैदा होते ही जंगल में बर्फबारी में छोड़ दिया, लेकिन आपने ही तो सिखाया है कि हमें दूसरों की गलतियों को माफ कर देना चाहिए, कभी किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए। मैंने इनको माफ कर दिया है माँ। देखा तुम लोगों ने, तुमने जिस लड़के के लिए मासूम बच्ची को बोझ समझकर जंगल में छोड़ दिया था, आज उसी लड़के ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया, और जिसे तुम बोझ समझ रहे थे, उसी बच्ची ने तुम्हारी सभी गलतियों को माफ करके तुम्हें अपने घर में पनाह दी। उन परियों की ये बात सुनकर जगदीश और उसकी माँ को अपनी गलती का पछतावा होने लगा। फिर उन दोनों ने चारों परी माँ और संजना से अपने किए की माफी मांगी। उस दिन के बाद से सभी लोग जंगल में एक खुशहाल परिवार की तरह एक साथ हंसी खुशी से रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।